डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है। स्टूडेंट्स, आप लोगों के एग्जाम को देखते हुए मैं लाया हूं आपके लिए BEGG 172 का मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर। ये है आपका टाइटल लैंग्वेज एंड लिंग्विस्टिक्स। स्टूडेंट्स, ये ऐसे क्वेश्चन आंसर मैंने आपके लिए लेकर आया है जो आपके बहुत ही काम आने वाले हैं आपके एग्जाम में। और ये 2 साल के PYQ को कंप्लीट इसमें सॉल्व किया गया है। अगर आपने जून 2026 में आपको एग्जाम देना है या फिर आप ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनका एग्जाम दिसंबर 2026 में है, आप दोनों इसे कंप्लीट कर सकते हैं। आप दोनों इस नोट्स को पढ़कर एग्जाम दे सकते हैं, अच्छे मार्क्स आप लोग लाएंगे। और देखिए, आप लोगों का अगर ये न्यू चैनल है आप लोगों के लिए, या आप लोग न्यू है इस चैनल में, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आपको पता होना चाहिए इस चैनल से जो सजेस्टेड क्वेश्चंस हैं, यानी कि मेरे सजेस्टेड जो भी क्वेश्चंस हैं वो आपके एग्जाम में जरूर आते हैं। चलिए समझते हैं स्टूडेंट्स, और चैनल में न्यू हो चैनल को सब्सक्राइब करके आप लोग वीडियो को क्या कीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। तो सबसे पहले यहाँ पे जो है आपका लैंग्वेज है। लैंग्वेज का मतलब आप सभी जानते हैं कि लैंग्वेज का मतलब होता है भाषा, और दूसरा है यहाँ पे लिंग्विस्टिक्स। तो ये लिंग्विस्टिक्स का मतलब क्या होता है? भाषा विज्ञान। ठीक है, लिंग्विस्टिक्स का मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स? भाषा विज्ञान होता है। मतलब कि भाषा के बारे में जानना, भाषा के बारे में अधिक से अधिक जानकारी प्राप्त करना, ये क्या कहलाएगा? लिंग्विस्टिक्स कहलाएगा। ठीक है, तो भाषा के बारे में अधिक जानना क्या कहलाएगा? लिंग्विस्टिक्स कहलाएगा। तो लैंग्वेज हम सभी जानते हैं कि अलग अलग टाइप्स के लैंग्वेज होते हैं। लैंग्वेज में अलग अलग टाइप के क्या होते हैं? लैंग्वेज होते हैं जैसे कि हिंदी, इंग्लिश, है ना, उर्दू, बंगाली, भोजपुरी, मैथिली, अलग अलग लैंग्वेज होते हैं। लिंग्विस्टिक्स क्या होता है? इन लैंग्वेज को शुद्धिकरण करता है, इन लैंग्वेज को जानना चाहता है कि ये जो लैंग्वेज है, जैसे हिंदी है, हिंदी का शुद्ध रूप को बताता है। हिंदी कैसे बोला जाता है, हिंदी में किस वर्ड्स को ध्यान रखा जाता है, इंग्लिश कैसे बोला जाता है, इंग्लिश कैसे स्पीक किया जाता है, इंग्लिश स्पीक करने के लिए कौन कौन सी बातें को ध्यान में रखना चाहिए, किस तरह से हम लोग इंग्लिश सीख पाएंगे, तो ये आता है आपका लिंग्विस्टिक्स में। तो लिंग्विस्टिक का मतलब ये होता है लैंग्वेज का ज्ञान। चलो, आई होप आपको जो चैप्टर का बुक का जो नाम है, जो टाइटल है सब्जेक्ट कोड का, वो समझ में बहुत अच्छा से आया होगा। चलिए, टाइम वेस्ट नहीं करते हुए फर्स्ट क्वेश्चन को स्टार्ट करते समझना। क्वेश्चन नंबर 1 में है कि हाउ डू प्रीफिक्सिंग एंड सफिक्सिंग कंट्रीब्यूट द वर्ड बिल्डिंग प्रोसेस। यानी कि जो प्रीफिक्स आप लोग हिंदी में सुने होंगे, उपसर्ग, और सफिक्स का मतलब होता है प्रत्यय। तो हिंदी में ये दोनों वर्ड्स आप लोगों ने ध्यान से सुना होगा, समझा होगा, जानते भी होंगे क्या होता है उपसर्ग और प्रत्यय। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि जो उपसर्ग है यानी कि प्रीफिक्स है, और जो प्रत्यय है, उपसर्ग यानी प्रीफिक्स एंड सफिक्स जो है, इनके इनको लगाने से जो शब्द की जो निर्माण होता है, उनकी प्रक्रिया के बारे में बताना है, क्या योगदान होता है। मतलब कि अगर प्रीफिक्स और सफिक्स को हम लोग यूज करते हैं तो क्या नया होता है, अगर यूज करने से होता क्या है, इसके बारे में आपको इसका प्रोसेस बताना है। तो आपको पता होना चाहिए स्टूडेंट्स, वीडियो को रोक के आप लोग पढ़ लीजिएगा। तो यहाँ पे लिखा है प्रीफिक्सिंग एंड सफिक्सिंग आर टू इम्पोर्टेंट प्रोसेस ऑफ वर्ड फॉर्मेशन। यानी कि जो प्रीफिक्स एंड सफिक्स है, ये क्या है? ये अंग्रेजी भाषा के व्याकरण में ये जो दो भाषा है, प्रीफिक्स एंड सफिक्स, इनका बहुत ही शब्द का जो निर्माण है, उन निर्माण को करने में, शब्द बनाने में ये बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। They help in creating new words and changing the meaning or grammatical functions of existing words. Prefixes are added the beginning of a word. मतलब जो prefix है वो किसी भी वर्ड के beginning में, starting में लगता है, and suffix जो होता है वो किसी भी वर्ड के end में जाके लगता है, और इसके बाद उसका वर्ड को चेंज कर देता है, उसका वर्ड के मीनिंग को चेंज करता है। यहाँ पे प्रीफिक्स का मतलब भी बताया गया अलग से। देखिए, प्रीफिक्सिंग का कितना अच्छा नोट्स है। अगर ये आप लोग नोट्स लेना चाहते हैं तो नोट्स लेने के लिए आप लोग को जाना होगा व्हाट्सएप पे, और ये बहुत ही ब्यूटीफुल नोट्स बनाया गया है, इससे आप लोग परचेस कर सकते हैं पढ़ने के लिए। चलो, प्रीफिक्सिंग है, और प्रीफिक्स चेंजेस द मीनिंग ऑफ द रूट वर्ड, बट यूजुअली डजंट चेंज इट्स ग्रामेटिकल कैटेगरी। कह रहे हैं जो प्रीफिक्स जो होता है, ये बेसिक जो वर्ड्स होते हैं
उनके वर्ड को क्या करता है, चेंज करता है। लेकिन होते हैं जो आमतौर की जो ग्रामेटिकली जो वर्ड है, उनकी श्रेणी को उनकी जो कैटेगरी है, उन कैटेगरी को चेंज नहीं कर पाता है, ठीक है। लेकिन ये वर्ड की मीनिंग को तो चेंज कर देता है, लेकिन जो ग्रामेटिकली कैटेगरी होता है उसे चेंज नहीं कर पाता है। यहाँ पे देखिए एग्जाम्पल है हैप्पी। हैप्पी हैप्पी में यहाँ पे जो प्रीफिक्स लगा है, अन लगा है, ठीक है। अन को अन में यानी कि हैप्पी से पहले अन लगा दिया, प्रीफिक्स लगा दिया, तो हो गया क्या, अनहैप्पी, ठीक है। अनहैप्पी, हैप्पी का क्या हो गया, अनहैप्पी हो गया, मतलब कि खुशी का दुखी, है ना, खुशी का दुखी। तो ये अन लगाने से ये खुशी दुखी में बदल गया। दूसरा है पॉसिबल। पॉसिबल का जो प्रीफिक्स होगा आई, इम्पोस, देखो प्रीफिक्स का यहाँ प्रीफिक्स क्या है, पॉसिबल इम्पॉसिबल। तो यहाँ पे जो प्रीफिक्स है वो क्या है, आई एम, यानी कि आई एम लगने से इसका वर्ड चेंज हो गया। देखिए क्या हो गया, पॉसिबल का मतलब होता है स्टूडेंट्स संभव, ठीक है। पॉसिबल का मतलब संभव, और इम्पॉसिबल का जो मतलब होता है वो असंभव होता है, ठीक है। मतलब ये, हाँ, ये समझ लीजिए कि आई एम के लगने से, यानी आई एम जो प्रीफिक्स है, प्रीफिक्स का लगते ही इसका जो वर्ड है वर्ड चेंज हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे वही देखिए, पॉसिबल इम्पॉसिबल हो गया, असंभव असंभव। यहाँ पे रीराइट नहीं, राइट है, राइट से रीराइट हो गया, ठीक है। नहीं, राइट मतलब लिखना, रीराइट मतलब फिर से लिखना, ठीक है। लीगल एंड इलीगल, लीगल एंड इलीगल। यहाँ पे लीगल का मतलब क्या होता है कि इस चीज को यूज करना वैध है। इलीगल मतलब होता है अवैध, इसे हम लोग यूज नहीं कर सकते हैं। लीगल इलीगल ये है। तो यहाँ पे आपने क्या देखा, पहले तो आपने अन देखा, है ना, हैप्पी में अन देखा, ठीक है। और परफेक्ट्स कौन कौन देखे, इम्परफेक्ट्स देखे, री देखे, आई एल देखे। तो ये लगाने से वर्ड का जो ओरिजिनल जो वर्ड है उनका मीनिंग क्या हो गया, मीनिंग चेंज हो जाएगा, ओरिजिनल वर्ड का जो मीनिंग वो चेंज हो गया। तो ये है। और यहाँ पे जो निगेशन है, इसको देखिए। तो आपने ये देखा कि जो प्रीफिक्स है वो क्या क्या दिखा सकते हैं, निगेशंस को दिखा सकते हैं, निषेध को, है ना, हैप्पी अनहैप्पी दिखाया, इनएक्टिव दिखाया। तो मतलब पहले लग के या निषेध को दिखा देते हैं, नेगेशन को दिखाते हैं, ठीक है। या फिर ये रिपीटेशन को दिखाते हैं, ठीक है, पुनरावृत्ति को दिखाते हैं, ठीक। और डिग्रीज और पोजीशन को भी ये दर्शाते हैं, सुपर ह्यूमन, सबमरीन। तो ये सब भी आपका प्रीफिक्स में आता है, या सुपर आपका प्रीफिक्स हो जाएगा, सब आपका प्रीफिक्स हो जाएगा, ठीक है, इस तरह से। अब हम लोग देखते हैं सफिक्स, ठीक है, सफिक्सिंग। तो सफिक्स क्या होता है, किसी भी वर्ड के एंड में लगता है। सफिक्स आर एडेड द एंड ऑफ वर्ड्स, किसी भी वर्ड के एंड में क्या लगता है, सफिक्स लगता है, और उसकी जो मीनिंग है वो चेंज कर देता है, ठीक है। और यहाँ पे ग्रामेटिकली जो कैटेगरी होता है उनकी मीनिंग को भी ये चेंज कर सकता है, कौन, सफिक्स, ठीक है। यहाँ पे जैसे एग्जाम्पल, टीच है, टीच से टीचर बन गया, मतलब कि टीच जो है वो, टीच का मतलब होता है पढ़ाना, ठीक है। और पढ़ाना, और इसमें ई आर लगते ही ये टीचर बन गया, ठीक है। तो ई आर लगते ही टीचर बन गया, और ये क्या बन गया, शिक्षक। पूरा तरह से मीनिंग चेंज हो गया। ग्रामर के अकॉर्डिंग भी आप अगर देखा जाए तो ये टीचर, है ना, टीच मतलब शिक्षा, और सॉरी पढ़ाना, और टीचर मतलब शिक्षक। तो यहाँ पर देखिए ई आर के लगने से ही, ई आर के जो ये लास्ट के दो जो दो वर्ड है, ये सफिक्स इसके लगते ही पूरी वर्ड के मीनिंग को क्या कर दिया, इन्होंने चेंज कर दिया, ठीक। दूसरा यहाँ पे आता है हैप्पी एंड हैप्पीनेस। हैप्पी मतलब होता है खुशी, हैप्पीनेस मतलब होता है खुशीनुमा, ठीक है, खुशनुमा। नेक्स्ट है आपका केयर एंड केयरफुल। केयर मतलब होता है ख्याल, ठीक है, और केयरफुल मतलब होता है सावधान। काइंड मतलब दयालु, काइंडली मतलब दयालुता, ठीक है। तो ये है आपके यहाँ पे क्या लगा, यहाँ पे सफिक्स कौन कौन से थे, ई आर सफिक्स थे, है ना। तो हैप्पी में क्या लगा, आई एन ई डबल एस, ठीक है। यानी कि यहाँ ग्रामेटिकली भी यह चेंज हो गया है, ठीक है, ग्रामेटिकली भी क्या हो गया, यहाँ पर चेंज हो गया है, यानी वाई हट के आई एन ई डबल एस लग गया, ये ग्रामर के अकॉर्डिंग लगा है, ठीक है। तो यहाँ पे ग्रामेटिकली चेंज हो गया, हैप्पी से हैप्पीनेस हो गया, केयर से केयरफुल, एंड काइंड से काइंडली। तो यहाँ पे एफ यू एल फुल भी आपका क्या है, सफिक्स है, एल वाई भी सफिक्स है। तो ये समझ लीजिए क्या होता है, सफिक्स कैन फॉर्म, सफिक्स कैन फॉर्म।
तो यहाँ पे सफिक्स से अलग-अलग फॉर्म भी बन जा सकते हैं, जैसे कि नाउन्स बन सकते हैं, यानी कि संज्ञाएं। टीचर, फ्रेंडशिप ये नाउन में आ जाता है, ईटीसी। और दूसरा है सफिक्स से एडजेक्टिव भी बन सकता है, जैसे केयरफुल, ब्यूटीफुल, है ना। सफिक्स के एडवर्ब भी बन सकता है, जैसे स्लोवली, काइंडली, है ना। स्लोवली धीरे धीरे, काइंडली मतलब दयालुता। वर्ब्स, वर्ब्स भी इसमें बन सकता है, ठीक है। तो वर्ब में क्या, मॉडर्नाइज, सिंप्लीफाई, तो ये वर्ब का यूज, ये वर्ब में भी ये चेंज हो सकता है। अब यहाँ पे देखिए कह रहे हैं कि prefix and suffix increase vocabulary and make language and more expressive. By using affixes, speakers can create many related words from a root word. तो यहाँ पे आपने ये देखा जो ये जो प्रीफिक्स है और सफिक्स है, इनका यूज होने से जो वोकैबुलरी है उनमें बढ़ोतरी आता है। वो वोकैबुलरी बढ़ते हैं, इंक्रीज होते हैं, और अलग अलग लैंग्वेज भी इससे बनते हैं, अलग अलग वर्ड्स का भी निर्माण होता है। जो स्पीकर्स होते हैं, जो बोलने वाले होते हैं, जो लर्नर्स होते हैं, वो एक चीज से अलग अलग वर्ड्स, अलग अलग वोकैबुलरी सीख सकते हैं और उनके लिए बहुत ही यूजफुल हो सकता है, हो सकता नहीं होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर देखा जाए, एक सिंगल वर्ड एक्ट है, तो एक्ट से अलग अलग वर्ड का निर्माण किया जा सकता है। एक्ट से एक्शन बनाया, एक्ट से एक्टिव बनाया, एक्ट से इनएक्टिव बनाया, एक्ट से एक्टिवेशन बनाया। हर वर्ड्स का अलग अलग मीनिंग है यहाँ पे, हर वर्ड का अलग अलग मीनिंग है। तो यहाँ पे एक्ट मतलब होता है कार्य, ठीक है। एक्शन मतलब होता है क्रिया, एक्टिव मतलब होता है फुर्तीला या सक्रिय, इनएक्टिव मतलब होता है निष्क्रिय, एक्टिवेशन मतलब होता है सक्रिय। मतलब कि एक सिंगल वर्ड से अलग अलग वर्ड का यहाँ पर निर्माण कर लिया। तो बताइए ये किसके वजह से होता है, ये इसमें क्या क्या लगा है आप लोग देख सकते हैं। तो इसमें परफिक्स और सफिक्स दोनों लगा, यहाँ पे लगा आपका सफिक्स, यहाँ पे आपका लगा सफिक्स, ठीक है। यहाँ पे आपका लगा है आपका सफिक्स और प्रीफिक्स दोनों, यहाँ आईएन भी लगा और आई भी लगा, ठीक है। तो यहाँ सफिक्स और प्रीफिक्स दोनों लगा। तो इसी तरह से आपने क्या देखा, सफिक्स और प्रीफिक्स का यूज करके अलग अलग वर्ड्स का निर्माण कर सकते हैं, और इससे जो होता है इंग्लिश स्पीकिंग स्किल्स जो है वो मजबूत होता है, कम्युनिकेशन स्किल्स भी मजबूत मजबूत होते हैं, और लर्नर्स जो होते हैं वो इजीली जल्दी से सीखते हैं, कम्युनिकेशन स्किल्स को इम्प्रूव कर पाते हैं। बाकी आप लोग ये पढ़ लीजिएगा। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2। आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 1 बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 2 है एलैबोरेट ऑन द इन्फ्लेक्शनल मॉर्फोलॉजी ऑफ द इंग्लिश प्रोनाउन एंड एडजेक्टिव। तो यहाँ पे जो कह रहे हैं एलैबोरेट का मतलब होता है वर्णन करना, विभक्ति के अकॉर्डिंग आपको देखना है, विभक्ति संरचना के अकॉर्डिंग, इन्फ्लेक्शनल मॉर्फोलॉजी के अकॉर्डिंग आपको देखना है इंग्लिश में प्रोनाउन और एडजेक्टिव, ठीक है। यानी कि अंग्रेजी जो सर्वनाम, देखो यहाँ पे प्रोनाउन क्या, हिंदी की जिस तरह से सर्वनाम होते थे, एडजेक्टिव मतलब विशेषण होते हैं, उनके अकॉर्डिंग आपको विभक्ति यानी इन्फ्लेक्शन मॉर्फोलॉजी के बारे में आपको विस्तार से बताना है, एलैबोरेट करना है, ठीक है, एलैबोरेट करना है। तो चलिए हम लोग इसको समझते हैं। ये जो होते हैं इन्फ्लेक्शनल मॉर्फोलॉजी जो होते हैं, वो स्टडीज करते हैं वर्ड चेंज करने का, ठीक है। वर्ड जो वर्ड्स का यूज होते हैं ग्रामेटिकल, है ना, यानी कि व्याकरणिक जो तरीके से ग्रामेटिकल जो मीनिंग है उनके अकॉर्डिंग अकॉर्डिंग जो वर्ड का चेंजेस होते हैं, वो चेंजेस होने में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, स्टडीज इनका करते हैं, ठीक है। एंड in English, pronouns and adjectives show limited inflection compared to noun and verbs. कह रहे हैं यहाँ पे आपने क्या देखा, यहाँ पे आपने देखा स्टूडेंट्स कि जो अंग्रेजी के प्रोनाउन एंड जो एडजेक्टिव होते हैं, वो नाउन और जो वर्ब्स है उनकी तुलना में सीमित रूप से क्या करते हैं, इन्फ्लेक्शन मॉर्फोलॉजी का यूज करते हैं, ठीक है। क्या करते हैं, इसका यूज करके ये जो अर्थ है, इस अर्थ को क्या करते हैं, व्यक्त करते हैं। उसके बाद आपका आता है इन्फ्लेक्शन ऑफ प्रोनाउन, ठीक है। मतलब कि ये जो होता है प्रोनाउन का विभक्ति रूप, प्रोनाउन का इन्फ्लेक्शंस, ठीक है। तो ये कौन कौन से हो सकते हैं,
प्रोनाउन चेंजेस द फॉर्म अकॉर्डिंग टू पर्सन, नंबर एंड जेंडर एंड केस। ठीक है, यहाँ पर क्या कह रहे हैं, जो प्रोनाउन है वो अपने रूप को किसके अकॉर्डिंग, पर्सन के अकॉर्डिंग, किसके अकॉर्डिंग, पर्सन के अकॉर्डिंग, ठीक है, लिंग के नंबर यानी वचन के अकॉर्डिंग, और लिंग के जेंडर के अकॉर्डिंग, और फिर कारक के अकॉर्डिंग, केस के अकॉर्डिंग क्या कर सकते हैं, बदल सकते हैं। ठीक है, चलो अब हम लोग इसमें देखते हैं कुछ एग्जांपल्स। देखिए, जैसे कि सब्जेक्ट फॉर्म है ये आपका आई, ऑब्जेक्ट फॉर्म यहाँ पे आई से यहाँ पे क्या हो गया, मी, और इसकी अगर प्रोग्रेसिव की अगर बात करें तो यहाँ पे देखो माइन लगा। तो यहाँ पे आपने क्या क्या देखा, यहाँ पे आपको, और आगे देखिए यहाँ पे आगे भी है, ही, हिम, हिज, सी, हर, हर, दे, दैम, दियर। तो बेसिक वर्ड जो है सब्जेक्टिव फॉर्म का बेसिक वर्ड आपका ये हो गया, एंड उसी से ऑब्जेक्टिव ऑब्जेक्ट फॉर्म प्रोग्रेसिव हुआ, है ना, प्रोग्रेसिव फॉर्म में आया। देखिए यहाँ पे लिखा है कि दिस फॉर्म्स शोज ग्रामेटिकल रिलेशंस इन सेंटेंसेस। यहाँ पे आपने क्या, जो सेंटेंस है उन सेंटेंस के रूप में जो ग्रामेटिकली रिलेशंस यहाँ पे हम आप लोगों को हमें और आप लोगों को क्या हुआ देखने को मिला। ठीक है, तो एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग हम लोग देखें तो सी लाइक्स म्यूजिक, ठीक है, सी लाइक्स म्यूजिक, उसे संगीत क्या है, पसंद है। राहुल हेल्प हर, राहुल हेल्प हर, तो राहुल ने उनकी मदद की। दिस इज हर बुक, यह उनकी किताब है। तो यहाँ पे क्या क्या देखा, यहाँ पे देखा अलग अलग जो सब्जेक्ट है उन सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग अलग अलग सेंटेंस के अकॉर्डिंग अलग अलग वर्ब का यूज हुआ, अलग अलग सब्जेक्ट एंड वर्ब्स का यूज हुआ। ठीक है, यहाँ पे ईडी लगा, राहुल हेल्प्ड हर, तो यहाँ ईडी में वी थ्री का यूज किया गया। ठीक है, ईडी में किसका यूज किया गया, वी थ्री का यूज किया गया। उसी प्रकार यहाँ पे दिस इज, यहाँ पे कौन सा वर्ब लगा है, यहाँ पे इज एम आर वाला, दिस इज हर बुक। ठीक है, यह उनकी किताब है। तो इज एम आर, यहाँ पे देखिए आपने देखा कि यहाँ पे जो प्रोनाउन है वो क्या शो कर रहे हैं, सिंगुलर में आई, ही और सी, आई, ही और सी को देखने, प्लूरल में जो है कि वो वी और दे को देखेंगे। इन्फ्लेक्शन और एडजेक्टिव्स, इन्फ्लेक्शन ऑफ एडजेक्टिव का जो है कि यह इन्फ्लेक्शंस को हम लोगों ने देखा। ठीक है, चलो आगे। तो यहाँ पे है इंग्लिश एडजेक्टिव्स मेनली सोच इन्फ्लेक्शंस इन डिग्रीज ऑफ कंपटीशन। तो यहाँ पे आपको कहा गया ये है कि जो इंग्लिश जो एडजेक्टिव है वो मेनली क्या शो करते हैं, डिग्रीज ऑफ कंपटीशन। ठीक है, इनका इन्फ्लेक्शंस को क्या करते हैं, दिखाते हैं। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं देयर आर 3 डिग्रीज। पॉजिटिव डिग्री, 3 प्रकार के डिग्री आपको देखने को मिलता है, पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री। तो पॉजिटिव डिग्री टॉल, टॉल का कंपैरेटिव डिग्री अगर देखा जाए वो होता है टॉलर, और सुपरलेटिव डिग्री हो जाएगा टॉलेस्ट। ठीक है, तो ई आर लगने से आपका कंपैरेटिव डिग्री कहलाएगा, और ई एस टी लगाएंगे तो ये क्या कहलाएगा, सुपरलेटिव डिग्री। तो यहाँ पे आप अगर आप समझना चाहें, टॉल मतलब होता है लंबा। ठीक है, ठीक है, और टॉलर मतलब ज्यादा लंबा, और टॉलेस्ट मतलब बहुत ज्यादा लंबा, इस प्रकार इसको देखा जाएगा। जो यहाँ पे एग्जाम्पल दिया है राम इज टॉल, तो मतलब राम लंबा है, तो मोहन इज टॉलर देन राम। ठीक है, यहाँ पे देखिए अलग अलग सेंटेंस, टॉल देखो, टॉल, टॉलर और टॉलेस्ट का यूज अलग अलग सेंटेंस में यहाँ पर किया है। तो सेकंड में जो आपका यहाँ पर बताया है टॉल का जो यूज का है टॉलर के रूप में, यहाँ पे कंपैरेटिव डिग्री का जो यहाँ यूज किया है, तो यहाँ पे मोहन इज टॉलर देन राम, मतलब कि जो मोहन है वो राम से लंबा है, टॉलर देन। एंड अगला है, इसको समझिए, श्याम इज द टॉलेस्ट बॉय इन द क्लास। इसका मतलब होता है जो श्याम जो है वो पूरे कक्षा में, पूरा क्लास में सबसे लंबा है। ठीक है, तो यहाँ आपने क्या देखा, यहाँ पे लंबा देखा, यहाँ पे उनसे लंबा देखा, और यहाँ पे सबसे लंबा देखा। ठीक है, इस तरह से मैं आपको समझना चाहता था। चलो, यहाँ पे सौर एडजेक्टिव्स यूजुअली टेक ई आर और ई एस टी। ठीक है, तो इसको हम लोग डिग्रीज को हम लोग समझ सकते हैं किसके अकॉर्डिंग, ई आर और ई एस टी के अकॉर्डिंग। तो, तो और भी कई आप एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे कि स्मॉल, स्मॉलर और स्मॉलेस्ट। स्मॉल मतलब छोटा, उनसे छोटा और सबसे छोटा। ठीक है,
यहाँ पे आप देखिए लॉन्ग एडजेक्टिव्स यूज मोर एंड मोस्ट। एग्जाम्पल ब्यूटीफुल, मोर ब्यूटीफुल, मतलब कहीं कहीं क्या होता है मोर एंड मोस्ट का यूज किया जाता है। जैसे कि ब्यूटीफुल में ब्यूटीफुल में मोर ब्यूटीफुल एंड मोस्ट ब्यूटीफुल, कई कई वर्ड्स में इस प्रकार यूज होते हैं। सम एडजेक्टिव्स आर इरेगुलर, जैसे कि गुड, बेटर, बेस्ट। तो यहाँ पे देखिए आपका अलग अलग, यानी कि ये वर्ड अलग हो गया, ये वर्ड अलग हो गया और ये वर्ड अलग हो गया। तो देखिए क्या होता है इन वर्ड का मतलब। गुड मतलब होता है अच्छा, बेटर मतलब उससे अच्छा, बेस्ट मतलब सबसे अच्छा। तो यहाँ पे देखिए अलग अलग वर्ड्स का यूज कर दिया गया है अलग अलग एडजेक्टिव्स में, ठीक है। इरेगुलर, बैड, वर्स एंड वर्स्ट। बैड मतलब बुरा, वर्स मतलब उससे बुरा और ये सबसे बुरा, ठीक है। चलिए बाकी आप लोग वीडियो को रोक कर पढ़ लीजिए, आई होप आपको समझ में आया होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर अब हम लोग देखते हैं 3 को। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए आप लोग, डिफरेंशिएट रेगुलर एंड इरेगुलर वर्ब विथ एप्रोप्रिएट एग्जांपल्स। तो यहाँ पे आपको क्या कह रहे हैं, जो रेगुलर वर्ब है और इरेगुलर वर्ब है इनके बारे में आपको अंतर बताना है उचित एग्जाम्पल्स को देते हुए, ठीक है। यानी कि उचित उदाहरण को देते हुए आपको क्या बताना है, रेगुलर और इरेगुलर वर्ब क्या होता है। जो वर्ब्स होते हैं वो एक्शन और स्टेट को क्या करते हैं, दिखाते हैं। इंग्लिश ग्रामर में वर्ब्स को 2 भागों में बांटा गया है, किसमें, रेगुलर और इरेगुलर वर्ब्स में। जो फॉर्म होते हैं जो फॉर्म होते हैं पास्ट टेंस एंड पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म्स के। तो पास्ट टेंस में आपका आता है V2 और पास्ट पार्टिसिपल में आता है V3। तो चलिए हम लोग समझते हैं रेगुलर वर्ब्स क्या होते हैं और इरेगुलर वर्ब्स क्या होते हैं। रेगुलर वर्ब में जो होता है वो समझना है क्या होता है। देखिए जिन वर्ब में पास्ट टेंस यानी कि V2 और पास्ट पार्टिसिपल V3 बनाने के लिए सिर्फ ईडी और डी का या फिर आईईटी का यूज किया जाता है, ठीक है। तो ये बेसिक फॉर्म में इसका यूज करके जो बनाया जाता है उसी को हम लोग क्या कहेंगे, रेगुलर वर्ब, ठीक। जैसे कि यहाँ पे देखिए यहाँ पे क्या है, वाक में ईडी लगाया, वाक्ड हो गया, ठीक है। यहाँ पे V2 ईडी लगाया और V3 के लिए भी यहाँ पे ईडी लग गया है। तो कहीं कहीं डी ईडी लगा, कहीं कहीं सिर्फ डी और ये डी भी लग के बदल जाता है वर्ड्स, ठीक है। और दूसरा बात यहाँ पे देखिए प्ले में क्या लगा, यहाँ पे भी V2 लगा, ये पास्ट फॉर्म में V2 और ये पास्ट पार्टिसिपल यहाँ पे V3 लगा, ठीक है, ईडी, ठीक। V2 और प्ले का V2 और V3 दोनों सेम ही होता है। तो सेंटेंसेस जैसे कि यहाँ पे कुछ है, सी वॉक टू स्कूल यस्टरडे, दे प्लेड क्रिकेट लास्ट संडे। कुछ सेंटेंसेस जो है कि इस वर्ब के अकॉर्डिंग इस रेगुलर वर्ब्स के अकॉर्डिंग, ठीक है। जैसे कि पास्ट टेंस एंड पास्ट पार्टिसिपल के अकॉर्डिंग आपका यहाँ पे ये वर्ब्स बनाया गया है। सी वॉक टू स्कूल यस्टरडे, यानी कि वह कल पैदल स्कूल गए। दे प्लेड क्रिकेट लास्ट संडे, उन्होंने पिछले रविवार को क्रिकेट खेला, ठीक है। तो ये सब आपका किस में आ गया, रेगुलर वर्ब में। तो ध्यान रखना रेगुलर वर्ब को पहचानने के लिए आपको ध्यान रखना कि क्या क्या इसमें ऐड करना पड़ता है। V2 और V3 में क्या क्या यूज करना पड़ता है, ईडी, डी या फिर आईईडी का यूज करके बनाया जाता है। चलिए अब हम लोग इरेगुलर में देखते हैं। इरेगुलर में क्या होता है, irregular verbs do not follow the regular ed rule, their form change differently। तो यहाँ पे क्या कह रहे हैं, जो irregular है वो ed फॉर्म को नहीं ध्यान देते हैं, ed फॉर्म को नहीं यूज करते हैं, ठीक है। इससे ये चेंज नहीं होता है और इसका जो फॉर्म होता है वो डायरेक्टली अलग ही प्रकार के होते हैं, ठीक है। अलग ही तरीके से वो बदले जाते हैं। यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल समझने के लिए लिया गया है। एग्जाम्पल्स जैसे कि गो, ठीक है। गो में गो का अगर हम लोग V2 बोलेंगे तो गो का V2 वेंट होता है। और
इसका V3 क्या होता है? गॉन होता है। तो यहाँ पे देखिए बिल्कुल भी वो ईडी रूल लागू नहीं हो रहा है, ठीक है? ईडी रूल लागू नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे जिसमें ईडी रूल लागू ना हो वो आपका क्या कहलाएगा? इरेगुलर। तो ये रेगुलर नहीं है। देखो ईट का V2 8 हो गया और V3 जो है E10 हो गया। तो यहाँ पे ईडी रूल क्या हुआ नहीं है? बिल्कुल भी लागू नहीं हुआ है। एक बात और भी ध्यान रखना, अगर वर्ब में ईडी अगर लगा रहे हैं तो आप उसे रेगुलर वर्ब बोल सकते हैं। अगर ईडी का यूज नहीं किए तो उसे आप इरेगुलर वर्ब बोल सकते हैं। ही वेंट टू दिल्ली स्टडी, वह कल दिल्ली गए थे। सी एट एन एप्पल, उसने एक सेब खाया। ये सेंटेंस है। चलो मेन डिफरेंस की बात करें तो रेगुलर वर्ब जो है फॉलो अ फिक्स्ड रूल। रेगुलर जो वर्ब होते हैं क्या करते हैं? फिक्स्ड रूल को फॉलो करते हैं, जैसे कि ईडी डी को यूज करते हैं, ठीक है, पास्ट फॉर्म के रूप में। एंड इजी टू लर्न होता है और एग्जाम्पल जैसे कि वॉक्ड। तो यहाँ पे जो कि रेगुलर क्या करा डिफरेंस क्या आपने बताया, जिसमें ईडी और डी या ईडी का यूज किया जाए वो क्या होता है? रेगुलर। और जो इजी होता है लर्न के लिए, तो क्या ये सिंपली इजी, जैसे प्ले प्लेड प्लेड, ठीक है। तो आपने अभी वर्क एग्जांपल्स देखे तो ये इजी था। और इरेगुलर यहाँ क्या है? इरेगुलर को पहचानने के क्या नियम है? डोंट फॉलो फिक्स रूल, इसमें कोई फिक्स रूल का फॉलो नहीं करना है। फॉर्म्स चेंज कम्प्लीटली, ये पूरी तरह से चेंज हो जाता है। मस्ट बी मेमोराइज्ड, ठीक है। और इसको याद करना पड़ेगा। एग्जाम्पल है जैसे कि रोट, जैसे कि राइट का रोट, ठीक है, राइट का क्या हो गया? रोट हो गया। तो यहाँ पे आपका कुछ रूल्स का यानी रूल्स के अकॉर्डिंग, विदाउट रूल्स के, यहाँ पे कोई फिक्स रूल नहीं लगा है, ठीक है। इसे याद करना ही पड़ेगा। ये समझ गए? चलिए यहाँ पे कुछ टाइप्स दे देखिए, कितना अच्छा तरीके से आपके नोट्स बने हैं भैया। ये नोट्स आप लोग जरूर परचेज कर लीजिए व्हाट्सएप से। देखिए आप लोग देखिए कितना इजी लैंग्वेज बना के आप लोगों के लिए ये नोट्स रेडी कराया गया है। सम फॉर्म्स इन ऑल टेंसेस में कट कट कट। कहीं कहीं क्या होता है इरेगुलर वर्ब में सेम ही प्रकार के वर्ब यूज कर लिए जाते हैं, जैसे कि कल्ट कट कट, ठीक। यहाँ पे सेम पास्ट एंड पास्ट पार्टिसिपल में बिल्ट बिल्ट बिल्ट। तो ये ओरिजिनल यहाँ पे बिल्ट है, उसके बाद बिल्ट बिल्ट, बिगिन बिगेन बिगन, ठीक है। कहीं कहीं डिफरेंट फॉर्म्स ऑल टेंसेस, टॉल्सेस टेंसेस के अलग अलग फॉर्म में कहीं कहीं क्या यूज होता है? देखो कहीं कहीं अलग अलग यूज हो जाता है पूरा, कहीं कहीं देखो सेम यूज हुआ, कहीं कहीं दो को, यानी कि पास्ट टेंस और पास्ट पार्टिसिपल यहाँ पे अलग हो गया, ठीक है। चलो आप लोग वीडियो को रोककर अब समझ लीजिए, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर आपके सामने आता है 4। एक्सप्लेन द वर्ड कंपाउंड। वर्ड कंपाउंड को एक्सप्लेन करना है। इसमें कह रहा है कि एक्सप्लेन कीजिए वर्ड कंपाउंड को और एग्जांपल दीजिए। नाउन कंपाउंड्स क्या है, एडजेक्टिव कंपाउंड्स क्या है और वर्ब कंपाउंड्स क्या है, तीनों का एग्जांपल देना है। तो चलिए समझते हैं। Compounding is a process of word formation in which two or more words are joined together to create a new words with a new meaning. The new word formed is called a compound word. मतलब कि जो यौगिक होते हैं, जो वर्ड कंपाउंडिंग जो होते हैं वो क्या होते हैं? एक शब्द निर्माण की प्रक्रिया होता है, ठीक है। तो यहाँ पे शब्द के निर्माण की प्रक्रिया होता है जिसमें दो या दो से अधिक शब्दों को, वर्ड्स को मिलाकर नया शब्द बनाया जाता है, जिसका अर्थ भी जो, जिसका जो मीनिंग जो होता है वो भी नया होता है, ठीक है। तो ये होता है कंपाउंडिंग, मतलब कि कई वर्ड्स को, न्यू न्यू वर्ड्स को मिलाकर फिर न्यू वर्ड्स बनाते हैं। तो ये क्या होता है? कंपाउंडिंग। द न्यू वर्ड फॉर्म इज कॉल्ड कंपाउंडिंग, कंपाउंड वर्ड, ठीक है। जो नया वर्ड बनता है वो कंपाउंड वर्ड होता है, ठीक है। मतलब वर्ड को ही फॉर्मेशन करके, चेंजेस करके, दो वर्ड्स में डिवाइड करके, दो या दो से अधिक वर्ड्स को जोड़ करके एक नया वर्ड्स बन जाता है। ये क्या कहलाएगा? कंपाउंड वर्ड्स। देखो कितना इजी तरीके से आप लोगों ने बनाया क्या कंपाउंड वर्ड। एग्जांपल देखो, ब्लैक और बोर्ड, ब्लैक बोर्ड, ब्लैक बोर्ड एक है, ब्लैक बोर्ड क्या है? एक है, ठीक है। ब्लैक बोर्ड मतलब होता है श्याम पट्ट। तो ब्लैक बोर्ड दो वर्ड से मिलकर बना है, ब्लैक एंड बोर्ड।
ब्लैक मतलब होता है काला और बोट मतलब होता है बोट, ठीक है, BOARD बोट। तो बोट ब्लैक और बोट, तो बोट से पट, बोट मतलब होता है पट, ठीक है। तो यहाँ पर ब्लैक बोट जो जिसमें एक पार्टी होता है, तो यहाँ पे आपने क्या देखा, ब्लैक एंड बोट का यूज करके क्या बनाया, ब्लैक बोट मतलब दो वर्ड का यूज करके एक वर्ड बनाया और उसका मीनिंग बिल्कुल चेंज कर दिया। ब्लैक मतलब काला, बोट मतलब पाट, ठीक है। तो बोट मतलब आप एक प्रकार के लिखने वाला कोई भी चीज आप मान सकते हैं। अलग अलग प्रकार से बोर्ड होते हैं, टूथ और पेस्ट, ठीक है। टूथ और पेस्ट का यूज कैसे, तो टूथ अलग है और पेस्ट अलग वर्ड है, दोनों को मिला के टूथ पेस्ट बना गया, ठीक है, टूथ पेस्ट बना दिया, ठीक है। आपने यहाँ पे क्या देखा, दो वर्ड को एक वर्ड में कन्वर्ट कर दिया और यही कंपाउंड वर्ड्स कहलाएगा। रेन फॉल, रेन अलग है, फॉल अलग है, दो वर्ड को एक साथ मिला दिया, क्या हो गया, एक कंपाउंड वर्ड बन गया, ठीक है। तो यहाँ पे है द मीनिंग ऑफ कंपाउंड वर्ड मे बी डिफरेंट फ्रॉम द मीनिंग्स एंड द इंडिविजुअल फॉर्म्स। जो यहाँ पे कह रहे हैं, जो कंपाउंड वर्ड है उनका जो अर्थ उसके अलग अलग वर्ड्स में अलग अलग प्रकार के हो सकते हैं, ठीक है। चलो, टाइप्स ऑफ कंपाउंड वर्ड्स, कंपाउंड वर्ड्स जनरली रिटेन इन थ्री वेज, तीन प्रकार से इसको लिखा जा सकता है। क्लोज्ड फॉर्म, हाइफनेटेड फॉर्म और तीसरा ओपन फॉर्म, ठीक है। तो क्लोज्ड फॉर्म में जैसे कि नोटबुक, हाइफनेटेड फॉर्म में जैसे कि हाइफन डाल के मदर इन लॉ। तो इन अलग अलग तीन मतलब हाइफन देके तीन वर्ड्स को एक साथ मिलाया और वो बना दिया मदर इन लॉ, ठीक है। ओपन फॉर्म क्या है, जैसे कि दो वर्ड्स का एक, पोस्ट ऑफिस, ठीक है, पोस्ट ऑफिस, डाकघर, ठीक है। तो दो वर्ड को जोड़कर अलग अलग बनाया, तो देखिए फॉर्म अलग अलग दिख रहा है ना, ये क्लोज्ड फॉर्म दिख रहा है मतलब सभी जुड़े हुए वर्ड है, और दूसरा हाइपन वाला यूज हुआ, तीसरा है अलग अलग ओपन फॉर्म मतलब कि अलग अलग वर्ड को यूज करके भी एक वर्ड बना दिया, पोस्ट ऑफिस मतलब डाकघर, देख लिया। तो इस तरह से आपने क्या देखा, ये आपने क्या देखा, टाइप्स ऑफ कंपाउंड्स, ठीक है। अब आगे देखिए क्या है, नाउन कंपाउंड्स, व्हेन टू वर्ड्स कंबाइन टू फॉर्म अ नाउन इज कॉल्ड नाउन कंपाउंड, ठीक है। क्या कह रहे हैं भैया, जब दो या जब दो या फिर दो से अधिक नहीं सॉरी जब दो या दो से अधिक नहीं, जब दो वर्ड्स को जोड़कर, जो दो वर्ड्स को मिलाकर कोई नया वर्ड्स बनाया जाता है, ठीक है, दो वर्ड्स को मिलाकर जो नाउन यानी कि नाउन बनाया जाता है, नाउन के फॉर्म में लिखा जाता है, इसी को हम लोग क्या कहेंगे, नाउन कंपाउंड। जैसे कि टूथ ब्रश, यहाँ पे दो वर्ड है, दो वर्ड को कंबाइन करके बनाया टूथ ब्रश, एक नाउन बनाया टूथ ब्रश का। बस स्टॉप, क्लासरूम, रेनफॉल, ठीक है। तो कितना मजा आ रहा है समझने में, कुछ सेंटेंसेस है इसे भी आप लोग देख सकते हैं। उसके बाद देखो, ये आपने ये देखा नाउन कंपाउंड देखिए, उसके बाद एडजेक्टिव फॉर्म, एडजेक्टिव कंपाउंड देखिए। तो एडजेक्टिव कंपाउंड अगर समझना चाहते हैं तो ध्यान समझिएगा कि जो एडजेक्टिव कंपाउंड है वो जब दो या दो से अधिक वर्ड को जब आपस में मिला लेते हैं, आपस में मिलाकर एक प्रकार की एक संज्ञा की विशेषता, समझ रहे हैं, नाउन की विशेषता को जब हम लोग बताते हैं, फिर समझिए, जब दो या दो से अधिक वर्ड्स को आपस में मिलकर, आपस में जो मिलाते हैं उनको मिलाकर और किसी नाउन की विशेषता को बताते हैं, उसे ही हम लोग क्या कहेंगे, कंपाउंड एडजेक्टिव या फिर एडजेक्टिव कंपाउंड कहेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए एग्जांपल, वेल नॉन मतलब होता है प्रसिद्ध, या फिर इसे हम लोग ये समझ सकते हैं जिसे जिसे अच्छी तरह से ज्ञात हो, वो क्या है, वेल नॉन है। हार्ड वर्किंग, हार्ड वर्किंग इसमें की क्या विशेषता दिख रहा है आपको, हार्ड वर्किंग मतलब मेहनत करने का, ठीक है, हार्ड वर्किंग मतलब होता है मेहनती। ब्लू आईज, ब्लू आईज, ब्लू आइट, ठीक है, यहाँ पे ब्लू आईज होगा। तो ब्लू आइट यहाँ पे क्या है कि जो नीली आंखों वाले, पार्ट टाइम, ठीक है, पार्ट टाइम मतलब टाइम के अकॉर्डिंग कुछ टाइम, मतलब मान लो पार्ट टाइम समझ लिया कि दिन भर में कोई कोई भी थोड़ा सा कम समय, ठीक है, तो कम टाइम, पार्ट टाइम ये समझ जाओ कि टाइम का
कम से कम यूज, ठीक है। तो कम टाइम में काम को, अगर कोई भी काम कम टाइम में अगर कर लेते हैं, जैसे मान लो कोई स्कूल जाते हैं, दुकान भी करते हैं, ठीक है, कोई बिजनेस भी करते हैं, या फिर कुछ और भी करते हैं। जैसे स्टूडेंट्स की अगर बात करें, तो वो स्टूडेंट्स क्या होते हैं, कुछ स्टूडेंट्स 12th में पढ़ते हैं या फिर ग्रेजुएशन करते हैं, बीए बीएड कुछ भी, वो क्या चाहते हैं कि साइड से वो पढ़ाई भी करे और साइड से कुछ काम भी पड़े, है ना, कुछ काम पार्ट टाइम में करना चाहते हैं, मतलब समझ लो कि टाइम निकाल कर, ठीक है, पार्ट टाइम। तो यहाँ पे आपने क्या देखा भैया, यहाँ पे एडजेक्टिव कंपाउंड्स देखा आप लोगों ने, ठीक है। यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, सी इज अ हार्ड वर्किंग स्टूडेंट, है ना। तो ये जो वह क्या कह रहे हैं कि वह एक हार्ड वर्किंग मतलब मेहनती स्टूडेंट है, मेहनती विद्यार्थी। तो आप उसको ऐसे ही बोल सकते हैं कि वह लड़की, या फिर वो लड़की, सी लड़की के बारे में ही, वो यहाँ पे सी लग गया तो समझ लो किसी लड़की के बारे में बात चल रहा है, तो वो बहुत ही मेहनती है, ठीक है। ही ही इज अ वेल नोन सिंगर, ठीक है, वेल नोन मतलब आप समझ सकते हैं प्रसिद्ध, ठीक है। तो ही इज अ वेल नोन सिंगर मतलब वह एक प्रसिद्ध गायक है। अब देखो आपका आता है नेक्स्ट वर्ब कंपाउंड। कंपाउंड यहाँ पर क्या होता है, वर्ब कंपाउंड समझिए। कंपाउंड वर्ब्स आर फॉर्म व्हेन टू वर्ड्स कंबाइन इन फंक्शन एज वर्ब्स। तो मतलब दो वर्ब का यूज करके जो बनाते हैं वो क्रिया और कार्य को दिखा दे। तो यहाँ पे आप ये समझ जाइए कि कंपाउंड मतलब क्या होता है, जुड़ना। यहाँ पे वर्ब कंपाउंड को आप समझ सकते हैं, जब दो वर्ब आपस में मिलकर क्या बताए, विशेषता को बताए, किसी फंक्शंस को बताए, ठीक है, वर्ब्स की फंक्शंस को इंडिकेट करे, बताए, तो ये आपका क्या कहलाएगा, वर्ब कंपाउंड रहेगा। एग्जांपल यहाँ पे दिया गया है, बेबी सिट, ड्राई क्लीन, या फिर प्रूफ रीड, ठीक है, प्रूफ रीड। तो यहाँ पे बेबी सिट का मतलब ये समझिए, बच्चों की देखभाल। ड्राई क्लीन का मतलब आपका हो जाता है बिना पानी के कपड़ों की सफाई करना। प्रूफ रीड का मतलब यहाँ पर होता है ठीक करना, गलतियां को सुधारना। अगर रीड करते वक्त कहीं कोई गलती हो रहा है, उन गलती को सुधारना, ठीक है। तो ये आपका वर्ब कंपाउंड में आ जाता है। चलिए, तो वीडियो को रोक कर बाकी आप लोग इसे पढ़ सकते हैं, बाकी ये नोट्स आप लोग ले लीजिए स्टूडेंट्स, मैं यही कहूंगा, बहुत ही यूजफुल नोट्स है आपका। क्वेश्चन नंबर आपका 5, क्वेश्चन 5 आपका है, डिस्कस इन डिटेल द नंबर एंड जेंडर एस्पेक्ट ऑफ द इंग्लिश नाउन्स। कह रहे हैं कि चर्चा कीजिए, क्या चर्चा क्या कीजिए, वचन और लिंग संबंधी पहलुओं को, एस्पेक्ट को, ठीक है, किसके अकॉर्डिंग, संज्ञा के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो संज्ञा के अकॉर्डिंग आपको ये बताना है। चलिए समझते हैं। नाउन आर नेमिंग वर्ड यूज्ड फॉर पीपल, प्लेस, थिंग्स और आइडियाज। जो नाउन होते हैं वो एक नेम होते हैं, नेमिंग वर्ड्स होते हैं, एंड जैसे कि पीपल, प्लेस एंड थिंग्स, आइडियाज के आइडियाज में यूज होता है। टू इम्पोर्टेंट ग्रामेटिकल एस्पेक्ट ऑफ नाउन्स आर नंबर एंड जेंडर, ठीक है। तो नाउन के दो महत्वपूर्ण ग्रामेटिकली एस्पेक्ट्स होते हैं, नंबर एंड जेंडर। Number in English nouns. Number refers to whether a noun is singular or plural. तो यहाँ पे इंग्लिश नाउन में जो नंबर का रोल होता है वो समझिए आप लोग, सिंगुलर और प्लूरल में यूज होता है। तो सिंगुलर में जैसे कि सिंगुलर में बॉय, बुक, टीचर, तो नाउन का यूज, यहाँ पे नंबर का यूज इंग्लिश नाउन में सिंगुलर के रूप में कैसे हुआ, बॉयज, बुक, टीचर, कोई एक चीज है ना, सिंगुलर चीज। इसी को हम अगर देखा जाए प्लूरल में, तो यहाँ पे बहुवचन में यूज हुआ है। प्लूरल नंबर में क्या यूज हुआ है कि यहाँ पे मोर देन वन, एक से अधिक यहाँ चीजों में क्या लग गया है,
पुल्लर नंबर का यूज हुआ है। जैसे कि बुक, तो बुक में एस लगा दिया, बुक्स हो गया, तो एक से अधिक बुक्स है। बसेस, एक से अधिक बसें। बेबीज, एक से अधिक बेबीज। तो यहाँ पे पुल्लर नंबर का रूप इस तरह से। इरेगुलर पुल्लर में देखिए कि मैन, कहीं कहीं जैसे इरेगुलर पुल्लर आपका क्या आता है, जैसे मैन में MEN, मैन ई का यूज हो जाता है, ठीक है। चाइल्ड, चिल्ड्रेन, मतलब इरेगुलर रूप से। फूड का फीट। तो यहाँ पे आपका साफ साफ लिखा है सम नाउन, मतलब कुछ नाउन्स में जो इसके जो फॉर्म है वो डिफरेंटली होते हैं। और अनकाउंटेबल जो नाउन है उनमें भी सम नाउन्स डू नॉट हैव पुलर फॉर्म्स, कुछ नाउन्स के जो है कि पुलर फॉर्म नहीं होते हैं, जैसे कि वाटर, शुगर, इंफॉर्मेशन, ठीक है। इसके पुलर फॉर्म नहीं होते हैं। जैसे वाटर को वाटर से नहीं लिख सकते हैं, शुगर को शुगर से नहीं लिख सकते हैं, इंफॉर्मेशन को इंफॉर्मेशन नहीं बोलेंगे, इस तरह से। अब जेंडर, इंग्लिश नाउन में जेंडर का यूज कैसे होता है, तो यहाँ पे लिखा है साफ साफ, जेंडर सोच वेदर नाउन मेल फीमेल अनकॉमन एंड नेचर। तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे इंग्लिश नाउन में जेंडर का यूज मेल के लिए, फीमेल के लिए, ठीक है। नपुंसक लिंग, मतलब कि ये समझ जाओ कि पुरुष के लिए, स्त्री के लिए, ठीक है। जो स्त्री पुरुष दोनों का जिसमें गुण होता है, नपुंसक में भी ये यूज होता है। तो टाइप्स ऑफ जेंडर की अगर बात करें इंग्लिश नाउन में, मस्कुलिन जेंडर होता है, जैसे कि रेफर्स टू मेल्स, मस्कुलिन जेंडर में मेल्स को रेफर किया जाता है, जैसे किंग, फादर, बॉय, जो मेल्स के कैटेगरीज में आते हैं। फेमिनिन, जिसमें जो गर्ल्स कैटेगरी में आते हैं, जैसे कि क्वीन, मदर, गर्ल। आगे आपका है कॉमन जेंडर, रेफर्स टू बोथ मेल एंड फीमेल, जो मेल एंड फीमेल दोनों में यूज होता है, जैसे टीचर, स्टूडेंट, डॉक्टर, दोनों के लिए यूज होता है। ये आप लोग समझे। तो न्यूटर जेंडर रेफर्स नॉन लिविंग थिंग्स, जो नॉन लिविंग थिंग्स होते हैं, जैसे कि टेबल, पेन, कंप्यूटर, ये न्यूटर वर्ड्स होते हैं, ठीक है। तो ये आपके क्या है, नॉन लिविंग थिंग्स है, इनमें आपका इस तरह का यूज होता है। चलो आगे हम लोग बढ़ते हैं। बाकी आप लोग वीडियो को रोककर पढ़ लीजिएगा फॉर्मेशन ऑफ जेंडर का, किंग, क्वीन, ठीक है। इसका फॉर्मेशन इस प्रकार हो जाता है। तो किंग का जानते हैं कि किंग जो है कि मस्लिन है और ये फेमिनिन है, ठीक है। उसी तरह से मैन, वुमेन, एक्टर, एक्ट्रेस, ठीक है, वेटर, वेटरेस, इस तरह से आप देख सकते हैं। इम्पोर्टेंस है, एग्जाम्पल से ही सब आप लोग पढ़ लीजिएगा, समझ में अच्छा से आएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर आपके सामने आता है 6। एक्सप्लेन द फंक्शन ऑफ मॉडल auxiliaries and list them out and provide sentences demonstrating their uses। तो यहाँ पे आपको कह रहे हैं मॉडल एक्सिलरीज के जो फंक्शंस हैं उनसे, उनके बारे में आपको बताना है, और फिर आपको लिस्ट लिस्ट के अकॉर्डिंग उन्हें आपको बताना है कि जो फंक्शंस को बता रहे हैं उसको एक डिमोन्स्ट्रेटिंग सेंटेंस के अकॉर्डिंग, है ना, सेंटेंस के अकॉर्डिंग डिमोन्स्ट्रेटिंग की जो यूज है उन यूज को भी आपको बताने हैं। तो क्या डिमोन्स्ट्रेटिंग है, दर्शाते हैं, ये चलिए समझते हैं। Modal auxiliaries are helping verbs used with the main verb to express ability, permission, possibility, necessity, advice और obligation। तो modal auxiliaries का जो यूज होता है इन सब verb में यूज होता है, ठीक है। They don't change according to the number of person, ये number और person के अकॉर्डिंग चेंजेस नहीं होते हैं, ठीक है। कुछ कॉमन मॉडल एक्सप्रेशंस हैं, कैन, कुड, मे, माइट, शैल, शुड, विल, वुड, मस्ट, आउट टू। तो ये कॉमन मॉडल एक्सप्रेशंस वर्ब है, मॉडल एक्सप्रेशन वर्ब है। चलिए फंक्शंस ऑफ मॉडल एक्सप्रेशंस, एबिलिटी यूज्ड टू शो कैपेबिलिटी, एग्जांपल सी कैन स्विम वेल। तो यहाँ पे एबिलिटी को दिखा रहे हैं, ठीक है। एबिलिटी ये है कि ये तैर सकती है, वो जो है कि वो तैर सकती है। वो जो तैर सकती है, कैसे तैर सकती है, वेल तैर सकती है। तो यहाँ पे एबिलिटी बताया उनके बारे में।
योग्यता बताएं। दूसरा परमिशन, यूज टू आस्क और गिव परमिशंस। एग्जांपल, मे आई कम इन, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ। तो यहाँ पे किसका यूज हुआ है? परमिशन का। ठीक है। पॉसिबिलिटी, यहाँ पर संभावना की अगर बात करें तो जैसे कि यूज टू एक्सप्रेस पॉसिबिलिटी, हम लोग पॉसिबिलिटी को यूज करते हैं, जैसे कि आई माइट रेन टुडे। तो मतलब कि आज जो है कि वर्षा हो भी सकती है, तो ये पॉसिबिलिटी हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है। एडवाइस, सलाह देना, यूज टू गिव सजेशंस। ठीक है, सुझाव देना। यू शुड स्टडी रेगुलरली, तुम्हें जो अध्ययन है वो रेगुलरली करना चाहिए। इस तरह से आप लोग पढ़िए। और फीचर्स ऑफ मॉडल्स, ये आप लोग रोक कर पढ़ लीजिएगा, जो भी समझ में आ जाएंगे, आपको कोई दिक्कत नहीं होगा इसमें, बहुत इजी लैंग्वेज में लिया गया है। क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 7 है, हाउ डज सेंटेंस ट्रांसफॉर्मेशन अकर, एलिबरेट। यहाँ पे जो आपका कह रहे हैं, जो सेंटेंस है उनका ट्रांसफॉर्मेशन कैसे होता है, विस्तार से बताने के लिए कह रहे हैं। तो चलिए इसको बताते हैं। Sentence transformation means changing the form or structure of a sentence without changing its meaning. It is an important part of English grammar and helps improve writing and speaking skills. मतलब कि सेंटेंस का जो ट्रांसफॉर्मेशन होता है, ये क्या है? कोई भी सेंटेंस को के अर्थ को बदले बिना उसके रूप या संरचना में परिवर्तन करना। सेंटेंस ट्रांसफॉर्मेशन क्या है? किसी भी स्ट्रक्चर या फिर रूल को बदले बिना उसको चेंज कर देना। ठीक है। इट इज एन इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ इंग्लिश ग्रामर, हेल्प्स इंप्रूव राइटिंग एंड स्पीकिंग स्किल्स। मतलब कि यह जो है कि इंग्लिश ग्रामर के क्या है, एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, और लेखन एवं बोलने के, लिखने के और बोलने के जो कौशल है, इन स्किल्स है, इनको सुधारने में बहुत ही हेल्प करता है। Types of sentence transformation. Adjective integrate. An adjective integrate can be changed into a questions. तो adjective integration की मदद से हम लोग किसी भी क्वेश्चन को चेंज कर सकते हैं। एग्जाम्पल, ही इज हॉनेस्ट, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, किसके अकॉर्डिंग? एडजेक्टिव इंट्रोगेटिव के अकॉर्डिंग हम लिख सकते हैं, इज ही नॉट ऑनेस्ट। मतलब ये समझ आए कि क्या वह ईमानदार, पहली बात तो ये है कि वह ईमानदार है। ठीक है। तो इसका अगर हम लोग इंट्रोगेटिव बनाए तो इज ही नॉट ऑनेस्ट, तो यहाँ पे इसको चेंज भी कर दिए, क्या कि क्या वह ईमानदार नहीं है। एक्टिव टू पैसिव भी बना सकते हैं इसका। The object becomes the subject in passive voice. Example, Ram wrote a letter. राम ने एक पत्र लिखा। A letter was written by Ram. मतलब कि राम के द्वारा, यानी राम द्वारा एक पत्र लिखा गया था। ठीक है। तो एक्टिव से पैसिव किया गया, ये था एक्टिव वॉइस, और दूसरा इसी एक्टिव को पैसिव कर दिया गया। ठीक है। डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट स्पीच के अकॉर्डिंग देखा जाए तो ये सब वर्ड का ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, सेंटेंस का ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है। ठीक है। यहाँ पे तो डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट में द एग्जैक्ट वर्ड्स आर चेंज इनटू रिपोर्टेड स्पीच के अकॉर्डिंग। तो यानी कि कोई भी वर्ड को रिपोर्टेड स्पीच के अकॉर्डिंग अगर चेंज किया जाए तो डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट सेंटेंस ट्रांसफॉर्मेशन होगा यहाँ पे। जैसे कि ही सेड आई एम हैप्पी, उसने कहा, उसने क्या, मैं खुश हूँ। आगे है ही सेड दैट ही वॉज हैप्पी, उसने कहा कि वह खुश था। तो यहाँ पे जो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट कह दिया, ठीक है, ये किसी के द्वारा कहा गया। जब कोई किसी ने कहा था और उस चीज को किसी दूसरे के द्वारा कहा गया, किसी थर्ड पर्सन को, तब हम लोग डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट का यूज करते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो गया, देखो पहला तो ये था कि उन्होंने कहा मैं खुश हूँ, और इसी को अगर किसी को सुनाया गया तो क्या सुनाया गया, उसने कहा कि वह खुश था। तो भाई ये किसी और के द्वारा किसी और को कहा जा रहा है। ठीक है। ये डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट हो गया। पॉजिटिव टू नेगेटिव, पॉजिटिव सेंटेंस चेंजेस इनटू नेगेटिव सेंटेंस विदाउट चेंजिंग मीनिंग। तो यहाँ पे जैसे कि सिर्फ नेगेटिव वर्ड, नेगेटिव वर्ब का यूज करके, है ना, हेल्पिंग वर्ब्स का यूज करके भी चेंज कर सकते हैं। जैसे कि
he is always late, and he is never punctual. तो यहाँ पे देखिए जो वर्ड्स का यूज किया है, बिना नेगेटिव का सेंटेंस का यूज किए चेंज को बदल दिया गया यहाँ पे। ही इज ऑलवेज लेट मतलब वो हमेशा देर से आता है। ही इज नेवर पंक्चुअल मतलब वो कभी समय का पाबंद नहीं होता, मतलब समय के अकॉर्डिंग वो नहीं चलता, समय के अकॉर्डिंग वो नहीं आता है, समय के अनुसार नहीं चलता है। ठीक है, तो बिना नेगेटिव सेंटेंस का यूज करके उसके मीनिंग को नेगेटिव बना सकता है। ठीक है, तो पॉजिटिव टू नेगेटिव इस तरह से। बाकी आप लोग देखिए स्टूडेंट्स, वीडियो को रोक कर पढ़ लीजिए, जो मैं मुझे समझाना काम है, मैंने आपको समझाया और इसे इस तरह से इजी लैंग्वेज में बनाया गया है जो आपको इजीली समझ में आएंगे। क्वेश्चन नंबर 8 है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द मेंटलिस्ट्स एंड स्ट्रक्चरलिस्ट्स? इन व्हाट we have the mentalists and made advancements on structuralists? यहाँ पे आपको कहा जा रहा है कि मेंटलिस्ट और स्ट्रक्चरलिस्ट इन दोनों में क्या अंतर है। और आगे बाकी यहाँ पे कह रहे हैं जो मेंटलिस्ट है वो कैसे स्ट्रक्चरलिस्ट जो है उन पर अ, विकास कर पाया। ठीक है, उन पर प्रगति कर पाया। ठीक है, यही क्वेश्चन है, बाकी आप देखिए पढ़िए। लिखा है मेंटलिस्ट्स एंड स्ट्रक्चरलिस्ट्स आर टू इम्पोर्टेंट ग्रुप इन द फील्ड ऑफ लिंग्विस्टिक्स। कह रहे हैं कि लिंग्विस्टिक्स में जो मेंटलिस्ट है और स्ट्रक्चरलिस्ट है, इनकी जो कि इनकी जो दो बहुत ही महत्वपूर्ण समूह है। एंड किसमें? लिंग्विस्टिक्स में, यानी कि भाषा विज्ञान में। दे हैव डिफरेंट व्यूज अबाउट हाउ लैंग्वेज इज लर्न एंड स्टडीड। कह रहे हैं कि इसमें जो लैंग्वेज सीखने और इसको स्टडी करने के तरीके में अलग अलग के क्या है विचार है। ठीक है, एंड आगे देखते हैं। स्ट्रक्चरलिस्ट में देखिए, स्ट्रक्चरलिस्ट बिलीव दैट लैंग्वेज शुड बी स्टडीड साइंटिफिकली through observable speech patterns. They focused mainly on the structure of language such as sound, words and sentence patterns. स्ट्रक्चरलिस्ट जो है उनका मानना था जो लैंग्वेज है और लैंग्वेज सीखने के जो माध्यम है, ऑब्जर्वेबल है, स्पीच है, इनके जो पैटर्न है वो साइंटिफिकली स्टडीड किए जा सकते हैं, अध्ययन किए जा सकते हैं। They focused mainly on the structure of language such as sound, words and sentence pattern. उन्होंने क्या किया है, मेनली लैंग्वेज की जो स्ट्रक्चर है, ध्वनि और वर्ड्स, सेंटेंस स्ट्रक्चर्स, सेंटेंस पैटर्न, इन पर क्या किया है, ध्यान को फोकस किया। The structuralist approach became popular through linguists like Leonard Bloomfield. According to structuralists, and language is a habit formed through repetition. Learning occurs by imitation and practice. Only observable language behavior should be studied. And structuralists studied phonology यानी कि साउंड, मॉर्फोलॉजी एंड वर्ब फॉर्मेशन, सेंटेंस स्ट्रक्चर्स। ठीक है, तो स्ट्रक्चरलिस्ट क्या अध्ययन करते हैं, फोनोलॉजी, मॉर्फोलॉजी एंड सेंटेंस स्ट्रक्चर। एग्जांपल, चिल्ड्रन लर्न लैंग्वेज बाय रिपीटेडली हियरिंग एंड कॉपीइंग अदर्स। एंड अब बात करते हैं अगर मेंटलिस्ट्स की, तो मेंटलिस्ट्स बिलीव दैट लैंग्वेज इज कनेक्टेड with the human mind, and they argue that humans are born with an inbuilt ability to learn language. This theory became popular through Neum
कॉम्स्की। तो ये सब आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। चलिए, बाकी आप लोग इसे वीडियो को रोक कर पढ़ लीजिए। बहुत इजी लैंग्वेज में करवाया गया है आप लोगों को। तो मैं 10 मार्क्स क्वेश्चन नंबर 10 तक मैं आपको अभी करा देता हूँ। नेक्स्ट वीडियो में आपको आज इससे आगे कराऊंगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 को भी समझते हैं। डू यू थिंक multilingual discourse shapes interaction and identities in society? डिस्कस कह रहे हैं क्या आपको लगता है कि जो मल्टीलिंगुअल डिस्कर्स है वो समाज में जो आपसी बातचीत और जो आइडेंटिफिकेशन है उनको आकार देता है? क्या सही है? इनके बारे में आपको चर्चा करना है। Multilingual discourse means communication using more than our language in society. In multilingual societies, people often switch between languages according to situations, culture, and social groups. This greatly influences social interaction and identify. It means जो आपका मल्टीलिंगुअल डिस्कोर्स है, इनका अर्थ ये समझिए संचार करना, जिसमें जो सोसाइटी है उनमें से एक से अधिक लैंग्वेजेस बोली जाती है, ठीक है। तो मल्टीलिंगुअल को डिस्कोर्स में क्या होते हैं? एक से अधिक लैंग्वेज सोसाइटी में, समाज में बोली जाती है। और इनमें आप देखेंगे, इन मल्टीलिंगुअल सोसाइटीज में आप देखेंगे लोग अक्सर परिस्थितियों, ठीक है, सिचुएशंस, कल्चर एंड जो सामाजिक समूह है उनके अनुसार लैंग्वेजेस का क्या करते हैं? आदान प्रदान करते हैं, ठीक है। लैंग्वेजेस का क्या करते हैं? आदान प्रदान करते हैं। और आगे क्या होता है? दिस ग्रेटली इन्फ्लुएंसेस सोशल इंटरेक्शन एंड आइडेंटिफाई। यह समाज के जो मेल जोल है और पहचान है इनको क्या करते हैं? प्रभावित करते हैं। बाकी यहाँ पे मल्टीलिंग्विस्ट इन सोसाइटी, इनमें देखिए आप लोग, और कुछ यहाँ पे एग्जाम्पल भी है, ये भी आप लोग देखिए, आप वीडियो को रोककर इसे भी पढ़ लीजिए। मैं इतना श्योर हूँ कि जिस तरह से आप लोगों के लिए नोट्स बनाया गया है आप लोग आराम से समझ पाएंगे, इसलिए इस नोट्स को आप लोग ले लीजिए। देखिए कितना मेहनत से बनाया गया होगा ये नोट्स आप लोगों के लिए। तो आप लोगों का इस नोट्स के ये जो नोट्स है आपको लगता है कि भाई इतना मेहनत किया गया है तो आपसे बहुत अच्छा चार्ज लिया जाएगा इसका, लेकिन बहुत ही कम रेट में आपको ये मिल रहे हैं। तो भैया इस ऐसा कोई भी आपको YouTube के अंदर में कहीं भी नहीं मिलेगा, कहीं भी नहीं मिलेगा। सो मैं आपके लिए जो प्रोवाइड करा रहा हूँ कितना मेहनत से करवा रहा हूँ, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर हम लोग 10 को देखते हैं। डिस्कस द डिफरेंस बिटवीन द फॉलोइंग बाय गिविंग सुइटेबल एग्जांपल्स। कह रहे हैं कि उपयोग उदाहरण देते हुए निम्नलिखित के बीच अंतर स्पष्ट कर रहे हैं। यहाँ पर कह रहे हैं मेटाफोर क्या है आपका? मोनो मोनोपोथन, इसको सही से पढ़ना है, मोनोथॉन्ग्स और डिप्थॉन्ग्स, ठीक है। तो ये क्या होता है इनके बारे में आपको बताऊं तो मोनो मतलब होता है एक, और थॉन्ग्स मतलब होता है साउंड मतलब ध्वनि, मतलब एक ध्वनि, यानी कि वोवेल साउंड को लगातार बोलना, एक ही प्रकार का ध्वनि आना, मोनोथॉन्ग्स। और डिप्थॉन्ग्स क्या है ये भी समझ आता हूँ, लेकिन पहले मोनोथॉन्ग और भी समझते हैं। जब बोलते समय आवाज की एक ही जगह, जो जब हम लोग किसी कुछ बोलते हैं तो बोलते समय आवाज एक ही जगह रहती है और बदलती नहीं है, तो इसे हम लोग क्या कह देंगे? मोनोथॉन्ग्स, ठीक है। एग्जाम्पल कर ले तो सी, कैट, बुक, कॉल। इन वर्ड्स में अगर देखा जाए, जैसे कि हमने आपको क्या बताया? सी, सी बताया, ठीक है। दूसरा आप समझिए कैट, ठीक है, बुक, ठीक है। तो इन वर्ड्स में क्या है कि वोवेल जो साउंड है एक जैसी बनी है, ये चेंज नहीं हुआ है, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा मोनोथॉन्ग्स। दूसरा आपका आता है डिप्थॉन्ग्स। डिप्थॉन्ग्स क्या है? तो इसमें डाई डाई डाइप्थॉन्ग्स, ठीक है, इसको डाइप्थॉन्ग्स भी बोल सकते हैं। तो ये क्या है कि यहाँ पे डाई दो थॉन्ग्स साउंड, मतलब दो साउंड आपको सुनाई दे रहे हैं, ठीक है। तो
डिप्थोंग्स में 2 साउंड सुनाए जाते हैं, यानी कि 2 वोवेल साउंड का एक साथ मिलना डिप्थोंग्स कहलाएगा। जब हम लोग कोई भी आवाज कुछ भी बोलते हैं, तो आवाज एक वोवेल से दूसरे वोवेल की तरफ मूव करने लगते हैं, तो इसे डिप्थोंग्स भी हम लोग कहते हैं। तो मैंने आपको ये समझा दिया, जब इसे अच्छा से रीड करेंगे, यहाँ पर एग्जांपल्स के थ्रू समझेंगे, तो आपको इजी लैंग्वेज में समझ में आ जाएगा, और इससे अच्छा आपको कोई इजी लैंग्वेज में बनाकर नहीं देगा। ठीक है? तो यहाँ पे मोनोथोंग्स और डिप्थोंग्स दोनों दिया गया है, और बहुत इजी लैंग्वेज में दिया गया है। तो इस तरह से आप लोग देखिएगा, समझिएगा, पूरा एकदम जितना इजी से इजी लैंग्वेज समझा जाता है ना, उससे इजी लैंग्वेज में दिया गया, मतलब जो कमजोर भी स्टूडेंट है ना, वो भी इस नोट से समझ सकते हैं। तो मैं आपको यही सजेस्ट करना चाहता हूँ, ये नोट्स आप लोग ले लीजिए, बहुत ही इजी लैंग्वेज में बनाया गया आप लोगों के लिए। तो ये नोट्स आप लोग व्हाट्सएप में ले सकते हैं, व्हाट्सएप में इसे परचेज कर सकते हैं स्टूडेंट्स। तो व्हाट्सएप नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वैसे मैं आपको यहाँ पर देता हूँ व्हाट्सएप नंबर 787-000594, ठीक है, 7874059 ठीक है। इस तरह से ये व्हाट्सएप नंबर है, इस व्हाट्सएप नंबर में मैसेज करके आप लोग इस नोट्स को ले सकते हैं, और मैं कोशिश करूंगा पार्ट 2 में आप लोगों को आप पार्ट 2 भी लेके आओ, जिसमें मैं आपको पार्ट 2 में थोड़ा-थोड़ा जो भी समझाना हो इस नोट से समझा दूं। चलिए, आप लोग इतने देर तक बने रहे, आई होप बहुत अच्छा लगा होगा, समझ में बहुत अच्छा से आया होगा। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और एग्जाम तक मैं आपका पूरा सपोर्ट करूंगा, एग्जाम के बाद भी करूंगा, फिर भी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय। चैनल प्लेस प्रेम से रहो, प्रेम से बोलो।